डियर स्टूडेंट्स, आज बी.एड थर्ड सेम में हम पेडागोजी सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण में पढ़ेंगे। हिंदी की प्रयोजनीयता। क्या है हिंदी भाषा की प्रयोजनीयता? किसी बात से हमें क्या प्रयोजन है, अर्थात किसी बात से किसी भी हेतु, प्रसंग या संदर्भ में किसी बात की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रयोजनीयता शब्द में तत्व रूप से अवश्य ही यह बात निहित मालूम होती है। तभी हम किसी बात की जानकारी करना चाहते हैं या उससे आगे और कुछ हेतु सिद्ध करना चाहते हैं। तो कोई भी बात करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ प्रयोजन होना चाहिए, है ना। तो यही है हिंदी भाषा की प्रयोजनीयता से तात्पर्य। किंतु हम किसी बात की जानकारी करना चाहते हैं या उससे आगे और कुछ हेतु सिद्ध करना चाहते हैं, है ना। परंतु इस हेतु तत्व की व्याख्या करना कुछ कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में हम नित्य प्रति ऐसी बातों की जानकारी या कई काम ऐसे करते हैं जिनका अपना कोई भी हेतु सिद्ध नहीं होता। हमसे तथा अपेक्षित बात की जानकारी या उसके प्रति किए जाने वाले कार्य से हमारा कोई प्रत्यक्ष या हमारे स्वयं के संज्ञान में कोई जुड़ाव प्रतीत नहीं होता, फिर भी वह हमारे लिए प्रयोजनीय है। तो हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में ऐसी बहुत सारी होती है, दिनचर्या में ऐसी बातें जिसका हर बात का कोई प्रयोजन ना हो, है ना, फिर भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे देखते हैं कि हम क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे अनेक व्यर्थ के समाचार जिन्हें हम नित्य प्रति समाचार पत्र में पढ़ते हैं, या किसी घटना के बारे में जिसकी चर्चा हमारे पड़ोस में हो रही है, तभी हम भी पूरा विवरण जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है ना। आसपास की खबरें लेना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमको क्या है, जानकारी मिलती है। कुछ ही हमारे ऐसा लगता है कि बहुत जानकारी की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ क्या बहुत सारी उसमें व्यर्थ की भी होती है चीज़ें, लेकिन फिर भी क्या होता है, इससे हमको एक नॉलेज ही तो मिलता है ना। तो जानकारी प्राप्त होती है। कोई भी जो ज्ञान होता है वो व्यर्थ नहीं होता है, कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती है। हम जब अपनी ऐसी उत्सुकता या कौतूहल शांत करने के लिए किसी से पूछते हैं ना, तो वह हमसे उत्तर में यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आपको इस बात से क्या प्रयोजन है जो आप यह जानने के लिए इतने उत्सुक हैं, है ना। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो किसी से प्रश्न पूछता है व्यक्ति, तो कहते हैं कि इस बात से आपका कोई प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है जो आप इसको जानना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसे उसका प्रयोजन नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि वह निश्चित है, परंतु फिर भी वह हमारे लिए इतना प्रयोजनीय नहीं है, इतना ज़्यादा हमारे लिए उद्देश्यपूर्ण नहीं है। फिर भी हम जानकारी लेना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उसमें हमारी जिज्ञासा प्रच्छन्न रूप में बिना किसी प्रत्यक्ष हेतु के भी आविष्ट है। उसमें हमारी जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि हम भी जाने कि आखिर वो है क्या चीज़, है ना, किस चीज़ के बारे में वो बात कही जा रही है, क्या है उसकी पूर्ण जानकारी। तो इसका हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमारी उत्सुकता उसके अंदर भरी हुई है जो हम उस बात को जानकारी लेना चाहते हैं। वैसे प्रत्यक्ष रूप से प्रयोजन, प्रयोजनीयता नामक शब्दों का अभिप्राय स्वार्थात्मक हेतु, हेतुनी या हेतुनीयता तत्व से गर्भित दिखाई देता है। इसमें एक स्वार्थ निहित है ना, जो हमारे यही है हमारी जानकारी के लिए, जबकि उसमें उपयोग, उपयोगी या उपयोगिता तत्व का भी समावेश है, परंतु उपयोग या उपयोगिता भी स्वार्थात्मकता से आविष्ट है। इसके परे जब हम इस शब्द को अहेतुकता या केवल जिज्ञासा से संदर्भित करते हैं, तो यह मानव स्वभाव के किसी अनजाने तत्व से जुड़ जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि प्रयोजनीयता एक गूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वभाव से जुड़ा हुआ है। प्रयोजनीयता एक ऐसा शब्द है जो हर मानव से जुड़ा हुआ है, चाहे उसका कोई उद्देश्य हो, किसी बात की जानकारी लेने के लिए कोई उसका प्रयोजन हो या ना हो, है ना, लेकिन क्या करता है, वो अपने अंदर एक भाव रखता है। ये मानव स्वभाव ही है ना, जो वो अपने अंदर एक प्रयोजन रखे हुए है कि उसे जो जानकारी प्राप्त करनी है उसका संपूर्ण विवरण उसे प्राप्त करना है, चाहे उसका कोई प्रयोजन हो या ना हो। हिंदी भाषा का सीधा संबंध अपनी मातृभाषा संस्कृत से ही है। हिंदी भाषा को हम देखते हैं कि उसका जो संबंध है वो अपनी मातृभाषा संस्कृत से है, और उसका ही क्यों, भारत की प्राय सभी भाषाओं का ही संस्कृत मातृत्व शब्द है। आदिकाल से हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा चली आ रही है, ये देवों की भाषा मानी जाती है। अतः सभी भारतीय भाषाएं हिंदी की बहनें हैं। जो भी भारतीय भाषाएं और भी है ना, वो क्या है, हिंदी भाषा की बहनें मानी जाती हैं।
भाषा भाषियों का इतिहास एक है, सभी के आदर्श पुरुष और देवी देव या भगवान समान है। अतः क्या कहा जा रहा है कि हिंदी की या अन्य भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद की भूमिका अहेतुक और स्वाभाविक रही है। मतलब संस्कृत भाषा में साहित्यों का सृजन हुआ है, लेकिन क्या किया गया, उसके बाद उसको हिंदी भाषा में सर्वसुलभ सभी को उपलब्ध हो जाए इजीली आसानी से करके उसका क्या किया गया, अनुवाद कर दिया गया परस्पर एक दूसरी भाषाओं में जो सर्वसुलभ हो, जिसको जिस भाषा में जो भी ग्रंथ साहित्य पढ़ना है उसके लिए क्या किया दिया गया, अनुवाद कर दिया गया। परंतु स्वाभाविक अहेतुकता में भी हेतुकता के प्रच्छन्न तत्व होते हैं जो प्रयोजनीयता के अस्तित्व की अनुभूति कराते हैं। इसमें भी एक प्रयोजन है कि हमको क्या करना है, उस साहित्य की, उस ग्रंथ की जानकारी लेनी है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक भाषा में जो हमको बहुत जल्दी समझ में आए, हम जिस भाषा का ज्ञान रखते हैं, है ना, जिस भाषा का ज्ञान रखते हैं, अगर उस भाषा का साहित्य पढ़ेंगे हम तो हमको वो बहुत जल्दी समझ में आएगा। भारत का नव शिक्षित वर्ग अधिक से अधिक यूरोपीय ज्ञान से परिचित होने को उत्सुक था। अतः हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका ने दोनों ही तरह हेतुक भी और अहेतुक से भी क्या कर लिया था, प्रवेश पा लिया था। निर्धनता से पीड़ित लोगों को कार्ल मार्क्स के दर्शन का ज्ञान कराने के लिए उससे सहानुभूति रखने वाला शिक्षित वर्ग बहुत लालायित था। उस समय के जो ये उस समय की बात हो रही है जब भारतीय वर्ग जो था, नव शिक्षित वर्ग है ना, आज़ादी के समय वो क्या हो रहा था, यूरोपीय ज्ञान से बहुत ज़्यादा परिचित होने चाहता था, क्योंकि उसमें क्या हो गई थी, पाश्चात्य संस्कृति की झलक सब में आने लगी थी। अतः अनुवाद की भूमिका ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पक्ष को भी गहराई से प्रभावित किया था। अनुवाद का जो ये पक्ष है ना, इसमें विभिन्न भाषाओं का जो अनुवाद किया जाने लगा, तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार के जो है हस्तक्षेप होने लगे थे। ज्ञान की व्यापकता को इस कार्य ने बहुत विस्तार किया। इसी कारण हिंदी के विकास में इसका बहुत योगदान रहा। प्रेस के प्रसार ने इसको और कठिन किया। प्रेस जो होता है ना, वो मीडिया है, और जो समाचार पत्र छापते हैं, तो इसने भी क्या किया, इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। वैसे हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए अनुवाद कार्य कोई नवीन कार्य नहीं है। निश्चित रूप से प्राचीन काल के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो जो दरबारी कवि होते थे, जो भी साहित्य ज्ञान था उनको जिस भाषा का, वो उसमें रचित था। लेकिन क्या किया गया, समय की जैसी मांग आई है ना, सभी को इसको पढ़ना था, जानकारी प्राप्त करनी थी, साहित्य का सृजन करने के लिए उसको अनुवाद करना ही पड़ा। तो ये क्या थी, समय की मांग थी, और ये कोई नवीन कार्य भी नहीं था, क्योंकि अनुवाद का कार्य होता ही चला आ रहा था। संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद समग्र भारतीय भाषाओं में पहले ही किए जाने की परंपरा विद्यमान है। संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं वो भारतीय भाषाओं में पहले ही अनुवाद किए जा चुके थे, और इनका एक चलन ही था। प्रेस के चलन ने उसे और विकसित किया। जब प्रेस विज्ञप्ति आई तो उससे ज़्यादा और वो विकसित हो गई। हिंदी भाषा भारत के एक बहुत बड़े भूभाग की भाषा थी। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा नहीं आती, संस्कृत भाषा नहीं आती, लेकिन क्या था, सर्वसुलभ जन सामान्य की भाषा जो है हिंदी, और के बहुत बड़े भूभाग में हिंदी भाषा सभी को आती है। तो क्या हुआ, इससे समान रूप दिया। वैसे मुस्लिम काल से ही हिंदी का प्रभाव अरबी और फारसी पर छाने लगा था। मुस्लिम काल जब हम देखते हैं, राजा मुस्लिम शासकों का जो समय था, इसमें हिंदी का प्रभाव अरबी और फारसी पर पड़ने लगा था, क्योंकि हिंदी भी दरबारी कवि थे और क्या करते थे, वो अपनी रचनाओं को हिंदी भाषा में ही लिखते थे, जिसके प्रभाव से भारत में उर्दू का भी जन्म हुआ था। तो क्या किए गए कि जो मुस्लिम दरबारी कवि थे, उन्होंने भी अपनी भाषा में बहुत बढ़ चढ़कर अपने साहित्यों की रचना लिखनी शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ, जो पहले हिंदी पुकारी जाती थी, बाद में फ़ारसी लिपि में लिखी जाने के कारण इसे उर्दू नाम दिया गया, है ना। तो पहले जो हिंदी भाषा में लिखा जाता था, उसको फिर कौन सी भाषा में लिखा जाने लगा, फ़ारसी लिपि में लिखा जाने लगा, और बाद में इसे उर्दू भाषा बना दिया गया। हिंदी के इस फ़ारसी रूप में भी अनुवाद कार्य चलता रहा। हिंदी का फ़ारसी में अनुवाद किया जाने लगा। संस्कृत साहित्य का उर्दू और फ़ारसी तथा अरबी में अनुवाद हुआ। जितने भी संस्कृत के साहित्य थे उनका उर्दू में और फ़ारसी भाषा में, अरबी में भी अनुवाद हुआ। और फ़ारसी साहित्य का हिंदी, नामधारी
में ही हिंदी में अनुवाद हुआ था। अतः हिंदी के समृद्ध होने का मार्ग अनुवाद ने बहुत पहले ही खोल दिया था। हिंदी साहित्य की मूल रूप समृद्धि में इस प्रकार अनुवाद की भूमिका बहुत प्रभावी थी। तो हम हिंदी की प्रयोजनता में अनुवाद जो देखते हैं, इसका बहुत महत्व है ना। प्राचीन काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं, उर्दू में, फारसी में, सभी का हिंदी में अनुवाद हो चुका है। तो इससे भी क्या है, हिंदी भाषा को हम बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली भाषा मानते हैं प्राचीन काल से ही। भारत की अनेक भाषाओं, तमिल, तेलुगु, बंगला, मराठी, पंजाबी इत्यादि के साहित्य के अनुवाद में हिंदी को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इसकी प्रयोजनशीलता को भी स्थापित किया है। भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, बंगला, पंजाबी, मराठी, इन सभी के साहित्य में हमको हिंदी भाषा का अनुवाद देखने को मिलता है। बंगला के श्रेष्ठ साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, विमल इत्यादि अनेक लेखकों के साहित्य ने हिंदी साहित्य को अनुवाद के मार्ग से ही प्रभावित किया है। हिंदी साहित्य और ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और ज़्यादा समृद्ध हुआ जब बांग्ला साहित्यकारों ने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र ने, इन्होंने भी क्या किया, साहित्य को इसमें स्थान दिया। उर्दू साहित्य के प्रमुख रचनाकार प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। वह मूल रूप में उर्दू के ही साहित्यकार कहे जाते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भी उर्दू ही राजभाषा रही थी। अतः फारसी लिपि धारणी हिंदी उर्दू में बहुत साहित्य सृजन हुआ और अनुवाद भी हुए, परंतु इसके बावजूद भी हिंदी ने अपना प्रौढ़ स्वरूप उर्दू के इस काल में ही प्राप्त किया था, जिसमें अनुवादों का भारी योगदान था। तो मुस्लिम शासकों के समय में फ़ारसी जो है लिपि, उर्दू भाषा बहुत ही प्रभावशाली थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इससे भी हिंदी का जो स्वरूप है, हिंदी की जो महत्ता है और उसके अनुवाद में कोई भी कमी नहीं आई। प्रशासन में अनुवाद के कारण हिंदी की प्रयोजनीयता की भूमिका भी बड़ी विशिष्ट रही। प्रायः हिंदी पढ़े लिखे लोग उर्दू के दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद कराया करते थे। अब हिंदी में जो पढ़े लिखे लोग होते थे, है ना, प्रशासनिक कार्यों में क्या करते थे, उर्दू के दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद कराते थे। इस प्रक्रिया में और भी विकास उर्दू से अंग्रेजी के अनुवाद कार्य ने किया, क्योंकि अंग्रेज़ शासनधारियों को हर दस्तावेज़ों को समझने के लिए उर्दू से अंग्रेज़ी में अनुवाद कराना पड़ता था। फिर क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अनुवाद कार्य में प्रबुद्ध हुए। अब क्या हुआ, चूँकि उर्दू भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उस समय में जो अंग्रेज़ शासनाधिकारी थे वो क्या करते थे, प्रत्येक दस्तावेज को समझने के लिए उर्दू से अंग्रेज़ी में अनुवाद कराना करते थे। इसके फलस्वरूप भारतीय अनुवाद कार्य जो है और ज़्यादा प्रबुद्ध हुआ और ज़्यादा इसमें समृद्धि हुई। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी यह कार्य निरंतर बढ़ता ही रहा। मुग़ल काल में फ़ारसी शासन की भाषा थी। अंग्रेज़ों के शासनकाल में उर्दू के साथ अंग्रेज़ी भी स्वीकृत हुई। लोग अंग्रेज़ी न जानने के कारण परेशान होते थे, क्योंकि वो समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा लोगों को अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं था, तो बहुत परेशानी होती थी उनको कोई भी राजकीय कार्यकाज करने में। उन्हें अपनी मर्ज़ी कचहरी में पेश करने के लिए भी अंग्रेज़ी अनुवाद का सहारा लेना पड़ता था। मतलब उनकी जो भी अर्ज़ी रहती थी, जो भी उनके दस्तावेज रहते थे, जब वो कचहरी में, कोर्ट में पेश करते थे, उनको अंग्रेज़ी भाषा का जो है बहुत सहारा लेना पड़ता, अनुवाद कराना पड़ता था। भारत जब स्वतंत्र हो गया, तब संविधान निर्माताओं ने प्रशासन की भाषा के विषय में भी प्रावधान बनाया। क्या कि तदनुसार राज्यों का भीतरी प्रशासन राज्य की भाषा में करने की व्यवस्था हुई। भाषा बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पूरे देश के प्रशासन के लिए हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया गया और सभी की यही मांग थी कि पूरे देश के जो भी प्रशासनिक कार्य हों उनको हिंदी भाषा में ही किया जाए, और इसके लिए हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबको स्वीकृति देनी पड़ी। हिंदीतर भाषी लोगों के लिए हिंदी में प्रशासकीय पत्र व्यवहार की कठिनाई महसूस करते हुए कुछ वर्षों तक अंग्रेज़ी को यह राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के प्रावधान के कारण प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद कार्य में वृद्धि हुई थी।
निश्चित रूप से किसी भाषा को दिया जाने वाला राजनीतिक और सरकारी महत्व इसकी उन्नति का बहुत बड़ा कारण होता है। क्यों होती है उन्नति? क्योंकि सभी को जो भाषा बहुत ही जल्दी सर्वसुलभ हो, बहुत जल्दी समझ आ जाती है, उसका व्याकरण बहुत समृद्ध होता है और जिससे सारे कार्य बहुत जल्दी हों, जल्दी निपट जाए, है ना। तो क्या होता है इससे उस सरकार का, उस सरकारी काम काज जो होता है उसका बहुत ही उन्नत होता है, उन्नति होती है। अंग्रेजी शासन काल में हालांकि हिंदी के विकास का श्रेय अंग्रेजी शासन को नहीं दिया जा सकता था, लेकिन भाषा संबंधी जिस नीति का निर्धारण हुआ था उसने अनुवाद की भूमिका को बहुत सशक्त किया था, क्योंकि उर्दू और हिंदी के सर्वव्यापी रूप में समानता थी, परंतु लिपि अंतरण के कारण में अनुवाद कार्य को ही शक्ति प्रदान की गई। और उर्दू भाषा की लिपि और हिंदी भाषा की लिपि में बहुत फ़र्क था, है ना। उर्दू की लिपि और हिंदी की लिपि में फ़र्क था, अंतर था, जो हर किसी को समझ नहीं आता था। लेकिन क्या है, इसीलिए लिपि अंतरण के जो कार्य थे, इन दोनों का अंतर था, इसमें अनुवाद को ही बहुत प्रमुखता दी गई। सरकारी प्रशासन का भाषा अनुसंधान विभाग यदि अनुशीलन करके किसी प्रकार के पत्राचार नियमावली आदि के ढांचे में परिवर्तन करे तो उसका प्रयोग अनुवाद में ही किया जा सकता है और वह प्रचलन में आ जाता है। प्रशासन कार्य कुछ विशिष्ट किया तथा ढर्रे में चलता है। प्रशासन का कार्य क्या है? जो निरंतर चलता है, उसमें एक कुछ आपको नियम, रूल्स फॉलो करने रहते हैं। प्रशासनिक भाषा का प्रयोग कैसा हो, काम में आने वाले उसके परिपत्र कैसे हों, उसकी अंग्रेजी विज्ञप्तियों का अनुवाद किस नीति तथा भाषा में किया जाए तथा पत्राचार का कैसा प्रारूप हो। तो ये सभी चीज़ें जो होती है प्रशासनिक कामकाज में बहुत मायने रखती हैं। प्रायः इन सभी बातों में अंग्रेजी का ही अनुकरण किया गया तथा उर्दू का भी। इसने हिंदी अनुवाद के क्षेत्र को विस्तार तो किया, लेकिन मौलिकताओं में कमी आई। मतलब हिंदी भाषा को उस समय उतनी ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं दी गई थी तथा प्रवृत्तियों में भी अंतर आया था, परंतु सरकार ने इस कार्य के लिए स्थापित किए गए विभागों में हिंदी के कुशल विद्वानों को अवश्य पहुँचाया। तो जो हिंदी भाषा में दक्ष थे, है ना, उन विद्वानों को सरकारी कामकाज के जो विभाग हैं उन तक उनको अवश्य पहुंचाया गया, मतलब उनको स्थान था वहाँ पर। तथा अनुवाद कार्य को बड़े दिशा भी प्राप्त हुई। अनुवाद कार्य बहुत अच्छे विद्वानों के द्वारा किए गए हिंदी के। तो क्या हुआ, इससे हिंदी का और भी वर्चस्व बढ़ा। हिंदी के क्षेत्र में अनुवाद कार्य की इस भूमिका ने भी हिंदी को जनता के निकट पहुँचाया। हिंदी का साहित्य इसलिए बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ क्योंकि बहुत अच्छे इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके जो व्याकरण है बहुत सुसमृद्ध और लयबद्धता, क्रमबद्धता, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सब इसमें समाहित थी। तो इससे क्या हुआ कि ये जनता के निकट और भी पहुंच गई ये भाषा। हिंदी के क्षेत्र में अनुवाद कार्य की इस भूमिका ने हिंदी को जनता के निकट पहुंचाया और साधारण बोलचाल की भाषा में बात करने वाले लोगों को विशिष्ट हिंदी का ज्ञान हुआ। बहुत से ऐसे अंग्रेज शब्द थे जो बहुप्रचलित थे, उनका रूपांतर हिंदी में किया गया, लेकिन जब जनता ने उन्हें अस्वीकार किया तो वह हिंदी में भी प्रचलन में आ गए। प्रशासनिक पत्र व्यवहार में सरकारी कार्यालय से व्यक्तियों या संस्थाओं को भेजे जाने वाले पत्र शामिल हैं। प्रशासनिक पत्र व्यवहार जो होते हैं उनसे सरकारी कार्यालयों में और उनसे जो व्यक्ति होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनको पत्र भेजे जाते हैं। सरकारी कार्यालयों का परस्पर पत्र व्यवहार तो प्रशासनिक है ही। व्यक्ति या संस्थाएं सरकार को जो पत्र लिखते हैं उनमें भाषा की व्यवस्था उतनी कठोर होना ज़रूरी नहीं है, है ना। भाषा इसमें नम्र होती है, फिर भी प्रशासन की सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग जहाँ करना है वहाँ उनकी जगह अपनी शब्दावली स्वीकार करने की आज़ादी नहीं होती है। मतलब जो प्रशासनिक कामकाज के पत्र होते हैं, है ना, इनके एक प्रारूप होता है, इनकी शब्दावली जो होती है सीमित होती है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, जो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं उनकी भांति आप इसमें शब्द जो है वो नहीं डाल सकते। प्रशासनिक अंग्रेजी में जो पत्राचार होता है उसमें सांकेतिक शब्द, सांकेतिक वाक्यांश, नियत अभिव्यक्तियाँ और नियम संरचनाएँ होती हैं। ये कभी कभी सामान्य व्याकरणिक प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं करती। इनको बदलने का अधिकार प्रशासनिक व्यक्तियों को नहीं है, अतः इनके प्रामाणिक अनुवाद में दक्षता पाना प्रशासनिक हिंदी में पत्र व्यवहार के लिए आवश्यक होता है। इसमें जो प्रशासनिक कार्य के लिए जो शब्दावली होती है, नियमावली होती है,
इसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है अपनी सुविधानुसार कोई भी हेर फेर या बदलाव नहीं कर सकता। अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों में 99% सामान्य शब्द ही हैं। उन्हें प्रशासन में विशिष्ट रूढ़ अर्थ दिया जाता है। ऐसे रूढ़ शब्दों को बदलकर उनके पर्यायवाची सामान्य शब्दों का व्यवहार करने की अनुमति नहीं होती है ना। कुछ शब्द जो होते हैं वो आप वही उसमें यूज़ होंगे, है ना। जो भी पत्र व्यवहार है उसमें उनके पर्यायवाची शब्दों को भी उसमें स्थान नहीं दिया जाता। मतलब उस शब्द के बदले आप कोई और शब्द नहीं ले सकते। और प्रत्येक हिंदी भाषी राज्य की सरकार प्रशासनिक अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का अलग अलग अनुवाद करने की कोशिश करती रही है। प्रारंभ में भले ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, परंतु धीरे धीरे यह रुचि समाप्त होती जा रही है तथा यह चेष्टा निरंतर हो रही है कि पूरे भारतवर्ष में एक ही समेकित हिंदी शब्दावली का प्रयोग प्रशासन में किया जाए। अब हम देखते हैं अंग्रेजी सांकेतिक शब्दों के लिए हिंदी अनुवाद के कुछ उदाहरण हैं। क्या क्या हैं वो? जैसे एफिडेविट बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? शपथ पत्र। और क्या है? इस प्रकार के जो बहुत सारे शब्द हैं, डेज ऑफ ग्रेस, रियायती दिन, लिंक्ड फाइल, संलग्न फाइल, तो ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं इनका हिंदी अनुवाद के कुछ उदाहरण जो ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रशासन में सांकेतिक शब्द और सामान्य शब्द दोनों प्रयुक्त होते हैं। विभागों के अनुसार शब्दों का भी अर्थ बदलता रहता है। अंग्रेज़ी के हज़ारों शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, है ना। और अनुसंधान विभाग का यह कार्य है कि उनके प्रयोगों को प्रसंग रूप में निश्चित करें। मतलब आप एक ही शब्द को यूज़ करेंगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग स्थानों में अलग अलग ही होता है। साहित्य सृजन में या अनुवाद कार्य में इनका इसी रूप में प्रयोग होने लगना स्वाभाविक होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रशासन में हिंदी अनुवाद की भूमिका भाषा को एक रूप देने में सहायक होती है। इसलिए हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद करने की भूमिका सरकारी स्तर पर भी महत्वपूर्ण होती है। अब इसके और कुछ उदाहरण हैं, जैसे बैलेंस। बैलेंस मतलब देखिए उसका क्या क्या अर्थ निकलेगा? तराजू, संतुलन, शेष, बकाया। और देखिए बार। बार का अर्थ क्या है? सिल्ली, रोग, शराब घर, कटघरा, वकील, समुदाय। मतलब एक शब्द है और उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन वो जिस पत्र व्यवहार में इस्तेमाल में लाया जाएगा तो क्या होगा? उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, देखिए कैपिटल, ड्राइव, सेक्शन। तो अनुवाद कार्य में विभिन्न शब्दों के पर्यायों का समानुरूपित भाव प्रसंग में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शब्द प्रयोग साहित्यिक दृष्टि से भाषा समृद्धि का योग तो प्रस्तुत करते हैं। और हम देखते हैं कि प्रशासनिक भाषा के वाक्य प्राय लंबे और संक्षिप्त होते हैं, विशेष रूप से वर्तमान काल में, जबकि ऐसी संवेदना पर कानूनी पकड़ से बचने का पूरा ध्यान रखा जाता हो। विज्ञान ने विश्व को समेटकर आज जितना छोटा बना दिया है ना, वहाँ अनुवाद की महत्ता और उपयोगिता को भी उतना ही बढ़ा दिया गया है। मतलब हर चीज़ का आपको क्या हो रहा है? अनुवाद हो ही रहा है। संसार के किसी एक देश में हुई ज्ञान विज्ञान की प्रगति की जानकारी आज अनुवाद के माध्यम से ही दूसरे देशों तक पहुँचाई जा सकती है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्राचीन साहित्य का वही स्थान है जो आधुनिक साहित्यों में यूरोपियन या अंग्रेजी भाषा का है। हमारी हिंदी भाषा बहुत ही समृद्ध है ना। अतः हिंदी का यह दायित्व भी है कि वह भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान की पूरी शक्ति से फैलाए और फैला रही है। इस दायित्व का यह निर्वाह अनुवाद कार्य द्वारा ही किया जाना संभव है ना। तो हिंदी की महत्व क्या है? उसके अनुवाद कार्य से ही है। किसी भी साहित्यकार की यह इच्छा रहती है कि उसका अधिक से अधिक आत्मविस्तार हो, है ना। उसका व्यष्टि रूप अधिक से अधिक व्यापक स्तर पर समष्टि का रूप ले। यह तभी संभव होता है जब उसकी रचना अपने देश की सीमा से बाहर देश में दूसरे देश में प्रचलित भाषाओं के भाषियों तक पहुंच जाए। मतलब एक देश से दूसरे देश तक उस भाषा का हस्तांतरण होना चाहिए, उस साहित्य का क्या होना चाहिए? प्रचार प्रसार होना चाहिए। यह कार्य किसके द्वारा संभव है? केवल अनुवाद के द्वारा ही संभव है। साहित्य की समृद्धि में भी अनुवाद का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रोफेसर उमापति मिश्र के अनुसार क्या है? विश्व साहित्य के चिरंतन सार्वभौमिक ग्रंथों का, प्राचीन भाषाओं की शाश्वत गौरव कृतियों का तथा वर्तमान युग की नवीनतम बहुमूल्य रचनाओं का अनुवाद
अनुवाद किए बिना कोई भी भाषा साहित्यिक समृद्धि अथवा पूर्णता का स्वप्न पूरा नहीं कर सकती। तो हिंदी भाषा का जो साहित्य है वो उसके अनुवाद कार्य से ही समृद्ध है। प्रायः बौद्धिक रूप में तो संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभी बुद्धिवादी क्या है, नैतिकता और मानवीय पक्षों पर एक दूसरे से कम हल्की बात नहीं करते। भाव स्तर पर भी यह सांस्कृतिक जीवन की जटिलता को सरल करना चाहते हैं। मतलब हर भाषा को जटिल रूप नहीं, हम सरल शब्दों में ही व्यक्त करना चाहते हैं अपने भावों को, और उसकी चेष्टा करते भी हैं। लेकिन मातृदेशीय मिट्टी और अपनी मान्य उपासना पद्धतियों में रचा बसा भाव पक्ष उन्हें उस स्तर पर नहीं आने देता जिसे भाव स्तरीय संश्लिष्टता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कार्य नहीं हो सकता। इस युग को परिष्कृत करने के गुण यदि संसार के किसी उपासना पक्ष में है तो वह भारत में ही है ना। तो हिंदी का साहित्य इतना समृद्ध है कि वो प्रत्येक भाषा का अनुवाद करके इसको जगत में प्रसिद्ध कर रहा है, इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। क्योंकि हिंदी और संस्कृत को मानने वाले संस्कृति किसी भी व्यक्ति द्वारा आरोपित की हुई संस्कृति नहीं है, ये तो स्वयं का एक निहित भाव है। यह एक स्वयं प्राकृतिक मानवीय स्वरूप से प्रस्तुत संस्कृति है। अतः इस उपलब्धि को प्राप्त करना भी हिंदी का एक गंभीर प्रयोजन होना चाहिए, जिसकी भूमिका यदि कोई निभा सकता है तो वह केवल अनुवाद कार्य ही है। तो हिंदी की समृद्धता, हिंदी की महत्ता उसके अनुवाद कार्य से ही है। और हिंदी का जो साहित्य समृद्ध हुआ है, इसका जो विश्व में प्रचार प्रसार हुआ है इसके साहित्य का है, ये हिंदी भाषा के अनुवाद से ही संभव हुआ है। इसलिए हिंदी भाषा का जो अनुवाद कार्य है इसकी बहुत बड़ी प्रयोजनीयता है, और ये हिंदी भाषा के साहित्य को और अधिक ऊंचे स्तर पर, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर रही है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके।